पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सोमरफेल्ड मॉडल के आधार पर मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, जिसमें ये बातें कही गई थी कि सोमरफेल्ड मॉडल में ये कहा गया था कि जो मोमेंटम हम लोग लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन गैस के सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लेते हैं, और जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फर्मी स्फेयर के सरफेस पर का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, फर्मी सरफेस के आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ the applied field and scattering forces, they start drifting with some equilibrium speed, and that causes current in conductors or current in metal when an electric field is applied across the conductor. तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। आज के लेक्चर में हम लोग मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गैस है, उस इलेक्ट्रॉन गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है एंड हाउ कैन दिस बी कैलकुलेटेड। हमें पता है कि मेटल के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are distributed among the discrete quantum states according to Pauli's exclusion principle, और at 0 केल्विन EF तक, EF के आसपास तक के लेवल्स कंप्लीटली ऑक्युपाइड होते हैं, और जिसके कारण एक एवरेज एनर्जी पूरे सिस्टम को होती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स के सिस्टम को होती है। और अगर हम मेटल को हीट सप्लाई करें, थर्मल एनर्जी दें और मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो उस थर्मल एनर्जी को लेकर के फर्मी सरफेस के पास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है कि फर्मी सरफेस जो है वो ऑक्युपाइड स्पेस, ऑक्युपाइड स्टेट्स और अनऑक्युपाइड स्टेट्स के बीच का इंटरफेस है। तो अगर आप थर्मल एनर्जी देंगे मेटल को, तो उस एनर्जी को लेकर के और फर्मी सरफेस के आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, जो कि फर्मी सरफेस के ऊपर एम्प्टी स्टेट्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, उन स्टेट्स में जाएंगे और सिस्टम की एवरेज एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, एवरेज एनर्जी बढ़ेगी। और हमें पता है कि dE/dt के रूप में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन गैस के हीट कैपेसिटी को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश किया गया। और अगर आप याद करेंगे तो जब मैं ड्रूड्स मॉडल पढ़ाना शुरू किया था तो अपने पहले लेक्चर में ही मैंने इस तरह की बात किया था कि जब लोगों ने मेटल के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेज़र करना शुरू किया तो व्हाट वाज फाउंड, व्हाट वाज मेजर्ड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स, हम पहले थोड़ा सा क्लासिकल मॉडल में जाते हैं। ड्रूड ने इलेक्ट्रॉन को जस्ट लाइक आइडियल गैस के पार्टिकल्स के तरह नॉन इंटरैक्टिंग क्लासिकल पार्टिकल्स ट्रीट किया था, और उस क्लासिकल मॉडल के हिसाब से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ड्रूड ने पूरी तरह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप जानते हैं कि एक एटम को एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T कितनी एनर्जी होती है, 3/2 kT। एक एटम को इतनी एनर्जी होती है।
और अगर हम 1 मोल लिए हुए हैं गैस का तो 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होंगे, तो ये उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। अगर इसको हम लोग E बोलें तो E हो जाता है 3/2 KB इंटू Na इज RT। तो हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी को लिख सकते हैं dE/dt। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, dt/dt 1 हो जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/2R। तो क्लासिकल मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो मेटल के अंदर होते हैं, अगर वो क्लासिकल पार्टिकल्स होते, क्लासिकल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स होते और उनका बिहेवियर वैसे ही होता जैसा कि आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स का होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी 3/2R होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम लोगों ने मेटल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना शुरू किया तो क्या देखा गया, एट हायर टेम्परेचर इट वॉज फाउंड टू बी इक्वल टू 3R। एट हायर टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ metals were found to be equal to 3R। और जब हम टेम्परेचर घटाना शुरू करते हैं सॉलिड का, मेटल का, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी घटना शुरू होता है और ये वेरी करता है एज दिस CV इज इक्वल टू 3R एट हायर टेम्परेचर एंड एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे जब आप जाते हैं तो इट वेरीज एज CV इज प्रोपोर्शनल टू T³। और अगर इस तरह से ये घटते चला जाता थ्रू आउट तो हम एक्सपेक्ट ये कर सकते थे कि ऐसे घटते 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 और इस कर्व को फॉलो करते हुए ये ऐसे एज T टेंड्स टू 0 अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 को टेंड करता। बट व्हाट एक्चुअली इज ऑब्जर्व्ड इन एक्सपेरिमेंट्स वाज दैट बिलो ए सर्टेन गिवन टेम्परेचर 4 केल्विन के नीचे जब आप जाते हैं, 4 केल्विन के नीचे के टेम्परेचर पर जब जाते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है वो लीनियर हो जाता है। ये लीनियर वेरिएशन हो जाता है, लीनियर वेरिएशन हो जाता है। तो ये समझने की कोशिश की गई कि मेटल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नंबर 1। नंबर 2, टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन भी ऐसा है, एट हायर टेम्परेचर इट इज 3R और एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे जब जाते हैं तो टेम्परेचर के घटने के साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी घटनी शुरू होती है और ये प्रोपोर्शनल टू TQ होता है, TQ वेरिएशन होता है इसका। और जब बहुत लो टेम्परेचर में जाते हैं बिटवीन 0 केल्विन एंड 4 केल्विन, जब 4 केल्विन के नीचे के टेम्परेचर के रेंजेस में जाते हैं तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वेरिएशन लीनियर होने लगता है, ये लीनियर हो जाता है। इन बातों को समझने की कोशिश की गई और इसको कुछ ऐसे इंटरप्रेट किया गया कि जब आप हायर टेम्परेचर पर होते हैं, जब मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मेटल के अंदर, जैसा कि मॉडल अभी तक हम लोग कंसीव कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और नेट निगेटिव चार्ज और नेट पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है और इसलिए मेटल एज अ होल न्यूट्रल होता है। तो इसको कुछ इस तरह का एक मेंटल मॉडल बनाया गया कि
ऐसा ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ऐसा लगता है जैसे वो एक स्प्रिंग से जुड़े होते हैं आपस में, दे आर कनेक्टेड थ्रू स्प्रिंग्स। इस तरह से वो स्प्रिंग्स से जुड़े होते हैं पॉजिटिव आयंस, और वो डिफरेंट लैटिस साइड्स पर एक्चुअली फिक्स्ड नहीं होते हैं। दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग, दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग। ऐसा लगता है जैसे वो स्प्रिंग्स से जुड़े हुए हैं, एंड दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग। और जब आप हीट सप्लाई करते हैं सॉलिड को, जब थर्मल एनर्जी आप देते हैं सॉलिड को, तो उस एनर्जी को लेकर के इनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता है। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग रिगरसली, दे स्टार्ट शेकिंग। ये जो आयंस हैं दे स्टार्ट शेकिंग, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली, और ऐसा करने के लिए दे टेक सम एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। तो इसकी चर्चा हम लोग फिर एक बार बाद में आएंगे, तब करेंगे डिटेल चर्चा। अभी के क्लास में हमारा कंसेंट्रेशन इस वाले रीजन में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वेरिएशन है इसको समझना है। यहाँ मैं सिर्फ इतना आपको हिंट कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का वेरिएशन है 3R और प्रोपोर्शनल टू TQ, ये पूरा कंट्रीब्यूशन ये आयंस के वाइब्रेशन की वजह से है। जो आप हीट सप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू द सॉलिड, सप्लाइड टू द मेटल is being used by these ions in vibrating, in shaking, in increasing their amplitudes of vibration। तो अपनी वाइब्रेशन की एवरेज एनर्जी को बढ़ाने में वो यूज करते हैं। और जो भी स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन होता है वो इसके वाइब्रेशन के कारण होता है। जो टेम्परेचर बढ़ता है जब आप हीट देते हैं और उसके कारण जो एनर्जी में इंक्रीज होती है वो मेनली उन आयंस के वाइब्रेशन की वजह से होता है। और इस पूरे रीजन में द स्पेसिफिक हीट कंट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ आयंस डोमिनेट, और उसमें इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते हैं तो इनका वाइब्रेशन डाई आउट करता है, और एट ए टेम्परेचर लेस देन सर्टेन गिवन टेम्परेचर, जब बहुत कम टेम्परेचर में आप चले जाते हैं 4 केल्विन से भी नीचे जब आप चले जाते हैं तो इनका वाइब्रेशन ऑलमोस्ट सीज कर जाता है। और तब जो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, तब जो हीट कैपेसिटी हमें देखने को मिल रही है वो एविडेंस है इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन का। तो इस पूरे रीजन में आयनिक वाइब्रेशन डोमिनेट करता है, और जो भी हीट कैपेसिटी मेटल एग्जिबिट कर रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो मेनली आ रहा है आयंस के वाइब्रेशन की वजह से। और जब बहुत लोअर टेम्परेचर रीजन में हम चले जाते हैं, जब आयंस का वाइब्रेशन ऑलमोस्ट सीज कर जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सॉलिड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, नॉन इंटरैक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सोमरफील्ड ने भी इनको नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स ही माना था और इसको प्लेन वेव की तरह सॉलिड के अंदर ट्रीट करवाया था, और पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन वगैरह लगा करके एनर्जी लेवल्स वगैरह निकाले गए थे, जिसकी बात हम लोग पीछे के क्लासेस में कर चुके हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन एक्सप्रेस नहीं होता है। इनका कंट्रीब्यूशन होता है जब ये बहुत लोअर टेम्परेचर रेंज में आप चले जाते हैं और ये आयंस वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं। जब उनका वाइब्रेशन सीज कर जाता है
being heavier, their vibration is not possible at that much of lower temperature, तब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सप्रेस हो रही है मेटल्स की, दैट इज प्रोबेबली ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन गैस। और ये लीनियर वेरिएशन क्यों है, तो इसको पहले लॉजिकली हम लोगों ने समझ लिया। हम लोग बताए थे कि सोमरफेल्ड मॉडल के मुताबिक बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप होते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अप टू फर्मी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन स्टेट्स को ऑक्यूपाई किए रहते हैं, और मेटल्स के अंदर फर्मी एनर्जी इज़ वेरी हाई। हम लोगों ने कई मेटल्स के लिए फर्मी एनर्जी की बात किया था, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच के वैल्यूज़, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के वैल्यूज़ आ रहे थे, हम लोगों ने देखा था। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट सप्लाई करते हैं और मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हीट सप्लाई करके जो एनर्जी आप देते हैं, दैट एनर्जी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ kBT, वेयर kB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जो मच बिलो द फर्मी सरफेस है, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी काफी कम है। और ये जो एनर्जी है, जितना एनर्जी आप थर्मल एनर्जी के रूप में दे रहे हैं kBT, ये एनर्जी इस एनर्जी के रेंज की तुलना में काफ़ी कम है, नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो इस एनर्जी को लेकर के यहाँ का इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। वो अगर अपने से जस्ट ज़्यादा एनर्जी के लेवल में जाना चाहेगा, जितने एनर्जी के लेवल तक एक्साइट कर सकता है, इतना एनर्जी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, दोज स्टेट्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, वो खाली हैं ही नहीं। तो विद इन kBT ये एनर्जी, जितनी बड़ी एनर्जी है, उतने एनर्जी के रेंज में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्मी सरफेस के पास, नियर फर्मी सरफेस, विद इन kBT, विद इन दिस रेंज, वो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को लेकर के और इधर जो बहुत सारा एम्प्टी स्टेट्स पड़ा हुआ है उसमें जा सकता है और सॉलिड की एवरेज एनर्जी को बढ़ा सकता है। जब वो ज़्यादा एनर्जी के स्टेट में जाएगा, पार्टिकल्स उतने ही हैं, लेकिन अब उसमें से कुछ पार्टिकल्स कम एनर्जी के स्टेट से ज़्यादा एनर्जी के स्टेट में चले गए, उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो सॉलिड की ओवरऑल एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है और वहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फर्मी सरफेस के पास से, उतना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी के स्टेट में जा सकेंगे। और इसलिए एक्सपेक्टेड है कि एट वेरी लो टेम्परेचर, जब आयंस का वाइब्रेशन ऑलमोस्ट सीज कर चुका है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन्स का है, इलेक्ट्रॉन गैस का है, तो जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा सॉलिड का, उतना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी के स्टेट में जा पाएंगे। और इसलिए द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज लाइकली टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड दिस इज वाई this variation probably was seen to be a linear variation in measurements। अब हम लोग ये भी यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3/2R होना चाहिए था, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस होता है इन मेटल्स, वो इससे काफ़ी कम होता है, 0.01 ऑफ 3/2R, इतना कम होता है। तो ये इतना कम क्यों होता है, एंड वाई इज दिस टेम्परेचर डिपेंडेंट,
एंड वाई इज इट फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकलेगी कैसे, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये तो बुनियादी बातें हो गई। तो हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकाल पाएंगे, इसकी बात करते हैं। आप याद कीजिए, हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डिफाइन किया था और हम लोगों ने ये कहा था कि GeK डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता है। GeK का मतलब है कि यूनिट एनर्जी के इंटरवल में EK एनर्जी एट एनर्जी EK हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन यूनिट एनर्जी इंटरवल। और GeK DEK ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल, नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल बिटवीन एनर्जीज EK एंड EK प्लस DEK। इतने स्टेट्स EK से EK प्लस DEK एनर्जी के बीच अवेलेबल हैं उस मेटल के अंदर में, उस सॉलिड के अंदर में। अब कोई जरूरी नहीं है कि जितने स्टेट्स अवेलेबल हैं उनमें पार्टिकल हो ही, उनमें इलेक्ट्रॉन हो ही। स्टेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें सारे स्टेट्स ऑक्युपाइड हों ये जरूरी नहीं है। तो ठीक है, EK से EK प्लस DEK एनर्जी के बीच इतने स्टेट्स अवेलेबल होंगे, इसमें से ऑक्युपाइड कितने होंगे, कितने स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर इन स्टेट्स को, स्टेट्स की संख्या को किसी स्टेट के पार्टिकल से ऑक्युपाइड होने की प्रोबेबिलिटी, उसके ऑक्युपेंसी के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेट्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेट्स मिल जाएंगे मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। ऑक्युपाइड स्टेट मतलब स्टेट में कौन है? इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कितने पार्टिकल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये जो स्टेट्स अवेलेबल हैं उन अवेलेबल स्टेट्स को ऑक्युपाई किए हुए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें जानना है तो हम क्या करते हैं, इनको उस स्टेट के ऑक्युपेशन की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा GeK FD विच इज ए फंक्शन ऑफ EK DEK। ये क्या हो गया? EK से EK प्लस DEK एनर्जी के बीच इतना स्टेट अवेलेबल है और उसमें से किसी स्टेट के ऑक्युपाइड होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और इसे जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेट्स निकल गया, ये नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेट्स निकल गया, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। अब इतने स्टेट्स कहां पर हैं? एट एनर्जी EK एनर्जी के पास पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में इतने पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल की एनर्जी है EK। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी कितनी होगी तो इसको EK से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतने पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल की एनर्जी इतनी है। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहां पर है? ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है एट एनर्जी EK। तो एट एनर्जी EK इतने स्टेट्स अवेलेबल हैं, एट एनर्जी EK इतने स्टेट्स अवेलेबल हैं और उसमें से इतने ऑक्युपाइड हैं। तो एट एनर्जी EK इतने स्टेट्स ऑक्युपाइड हैं मतलब इतने पार्टिकल्स हैं
और हर पार्टिकल इतने इतने एनर्जी के साथ है, तो टोटल एनर्जी इतना हो गया। और इसको अगर हम लोग 0 से इंफिनिटी के बीच इंटीग्रेट कर देंगे तो ये स्टेट्स 0 से इंफिनिटी के बीच ही होंगे ना। तो अगर हम लोग इसको 0 से इंफिनिटी के बीच इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें सिस्टम की टोटल, उन इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अब हम कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है dE/dt। हमें इलेक्ट्रॉन गैस की हीट कैपेसिटी निकालनी है, dE/dt निकालनी है। तो D के लिए हमें क्या चाहिए? हम पहले मेटल को 0 केल्विन पर रखे हुए थे, अब मेटल को T केल्विन पर लेके चले गए। तो ये जो डेल्टा E या T अगर बहुत स्मॉल है तो इसको हम लोग D भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ET माइनस E0। जब हम T टेम्परेचर पर लेके चले गए, हीट सप्लाई करके उसका टेम्परेचर जब T कर दिए मेटल का, तो उस समय एनर्जी इतना है। डिफरेंट स्टेट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला करके टोटल एनर्जी इतनी है एट टेम्परेचर T, और इतनी एनर्जी थी एट टेम्परेचर 0। तो ये दोनों का डिफरेंस हमें डेल्टा E दे देगा। और डेल्टा E, इतना एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर कितना बढ़ा, टेम्परेचर मेटल का कितना बढ़ा, डेल्टा E बाई डेल्टा T कर देंगे, वेयर डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो वो दे देगा हीट कैपेसिटी। तो हम लोग वो निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए तो ET क्या हो जाएगा? ET एनर्जी एट टेम्परेचर T, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी EK GEK FDEK DEK। और ये किस टेम्परेचर पर हम लोग बात कर रहे हैं? ये बात हम लोग कर रहे हैं एट ए टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन। T टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, T टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, एट ए फाइनाइट टेम्परेचर बात कर रहे हैं। T इज इक्वल टू 0 पर की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप याद करें, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कहा था कि इस वाले एक्सिस पर अगर हम लोग एनर्जी को प्लॉट करें और इस वाले एक्सिस पर अगर हम लोग FD एज ए फंक्शन ऑफ EK को प्लॉट करें तो 0 टेम्परेचर पर तो ये ऐसा कुछ होता था, 0 टेम्परेचर पर तो ये इस तरह का होता था। EF तक सारे स्टेट के ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी 1 होती थी। बट एट फाइनाइट टेम्परेचर हम लोगों ने ये बात पहले किया है, पहले के क्लासेस में, कि फर्मी एनर्जी के आसपास के कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनऑक्युपाइड, जो EF से ज़्यादा एनर्जी वाले अनऑक्युपाइड स्टेट हैं उसमें चले जाएंगे। तो फर्मी एनर्जी से थोड़े कम एनर्जी, फर्मी एनर्जी के जस्ट पहले के कुछ स्टेट्स खाली हो जाएंगे और फर्मी एनर्जी के बाद के कुछ स्टेट्स ऑक्युपाइड हो जाएंगे। और ये कुछ ऐसा वेरिएशन होता था। सो दिस इज EF, दिस इज EF एंड दिस इज 1। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब EF तक की एनर्जी में सारे स्टेट्स ऑक्युपाइड नहीं रहे, अप टू EF में भी EF के पास के कुछ स्टेट्स एम्प्टी हो गए, जो पहले ऑक्युपाइड थे अब एम्प्टी हो गए। और 0 केल्विन पर EF के बाद का, EF से ज़्यादा एनर्जी का सारा स्टेट एम्प्टी था। अब EF से कम एनर्जी का कुछ स्टेट एम्प्टी हो गया और EF से ज़्यादा एनर्जी के कुछ स्टेट्स ऑक्युपाइड हो गए। तो अब जो इस इंटीग्रल को हम लोग 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, 0 टू EF, तो 0 टू EF लेंगे तो ये सारा पार्टिकल्स मिल जाएगा।
0 to EF में इन सारे जो ऑक्युपाइड स्टेट्स हैं, ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी मिल जाएगी, और EF टू इन्फिनिटी में इधर वाले मिल जाएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स EF तक की एनर्जी के साथ हैं, और अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स EF से ज्यादा एनर्जी के साथ भी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट हैं एट फाइनाइट टेम्परेचर। तो हम लोग इस वाले इंटीग्रल को दो पार्ट में स्प्लिट कर दे सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू EF E के GE के FDE के, और आप ध्यान दीजिएगा 0 केल्विन पर ये 1 था, अप टू EF 0 केल्विन पर ये 1 था। अब अप टू EF भी ये सारे स्टेट्स के लिए 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1। DE के प्लस EF टू इंफिनिटी E के GE के FDE के DE के, ऐसा लिख सकते हैं। ये आ गया एनर्जी एट टेम्परेचर T। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ऑर्डर नंबर 1 बोल देते हैं। इसी तरह से एनर्जी एट टेम्परेचर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी मे राइट एनर्जी एट टेम्परेचर 0 को सीधे E0 लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फिर वैसे ही GEK या EK टाइम्स GEK, सेम वही चीज, EK टाइम्स GEK FD EK DEK 0 टू इंफिनिटी। और ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू EF। इसी तरह से इसको भी दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, 0 टू EF EK GEK FD EK DEK प्लस ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल EF टू इंफिनिटी EK GEK FDEK DEK। और ये लिख रहे हैं किस टेम्परेचर पर? ये लिख रहे हैं हम लोग 0 केल्विन के टेम्परेचर पर। तो 0 केल्विन के टेम्परेचर पर आपको पता है कि अप टू EF दिस विल बी 1 एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन FDEK is 1 for EK less than equal to EF and FDEK is equal to 0 for EK greater than EF। तो चूंकि हम लोग 0 केल्विन पर इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, तो ये जो FDEK है वो EF से इंफिनिटी के बीच, मतलब EF से ज्यादा एनर्जी के लिए दिस विल बिकम 0। तो ये इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो सीधे हम लोग क्या लिख दे सकते हैं? यहां पर हम लोग लिख दे सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं E0 को, E0 कैन बी रिटेन एज इंटीग्रल 0 टू EF EK
GE के, और ये तो 1 हो जाएगा, DE के, और ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म वैनिश कर जाएगा। इसको हम लोग ऑर्डर नंबर 2 दे देते हैं, ऑर्डर नंबर 2 दे देते हैं। नाउ सी, अब अगर हम लोग ET माइनस E0 लिखें, ET का एक्सप्रेशन अपने पास है, E0 का एक्सप्रेशन अपने पास है, तो हम लोग ET माइनस E0 लिख सकते हैं बहुत आसानी से। एंड व्हाट विल इट बी, तो देखिए ET माइनस E0, ET माइनस E0 विल बी व्हाट, तो ये हो जाएगा 0 to EF EK GEK FD EK DEK प्लस, ये फाइनाइट टेम्परेचर पर है, ये फाइनाइट टेम्परेचर पर है तो इसको हमने 1 नहीं लिया और इसको हमने 0 नहीं लिया। 0 केल्विन के टेम्परेचर पर फॉर EK ग्रेटर देन EF FD विल बी 0, और फॉर EK लेस देन और इक्वल टू EF FD विल बी 1, बट दिस इज एट फाइनाइट टेम्परेचर, so this is not 1, this is not 0. So what we can write is EF to infinity EK GEK FD EK DEK minus this 0 to EF EK GEK DEK, और इसको कह देते हैं हम लोग ऑर्डर नंबर 3, ऑर्डर नंबर 3। अब हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कैसे लिखते थे? तो EK एनर्जी एट एनर्जी EK पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में इतने स्टेट्स हैं, और इतने स्टेट्स हैं, तो EK से EK प्लस DEK के बीच के एनर्जी इंटरवल में कितने स्टेट्स होंगे? इतने, और इसमें ऑक्युपाइड स्टेट्स की संख्या कितनी होगी? तो FDEK से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें अगर 0 टू इंफिनिटी, तो ये ऑक्युपाइड स्टेट्स हैं। ऑक्युपाइड स्टेट्स हैं मतलब जो स्टेट ऑक्युपाइड है, तो जितने स्टेट हैं उसमें उतने पार्टिकल्स होंगे, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम N/V, आप याद कीजिए पीछे के डिस्कशंस को, ये N/V है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर वैसे ही, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू EF GEK FDEK DEK प्लस इंटीग्रल EF टू इंफिनिटी GEK FDEK DEK।
तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाज दिस। और इस चीज को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, और इसको इन दोनों इंटीग्रल के सम के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि अब इस चीज को हम लोग उतना लिख सकते हैं, दिस इंटीग्रल प्लस दिस इंटीग्रल, और उसको फिर क्या लिख सकते हैं। सो देखिए, तो इंटीग्रल 0 टू EF GEK FDEK DEK प्लस इंटीग्रल EF टू इंफिनिटी GEK FDEK DEK, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर 0 केल्विन पर की हम बात करें तो 0 केल्विन पर, इधर थोड़ा सा हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं। अगर 0 केल्विन पर की बात हम लोग करें तो 0 केल्विन पर क्या हो जाएगा, 0 केल्विन पर हो जाएगा GEK FDEK DEK 0 टू इंफिनिटी, ये जो चीज है 0 टू इंफिनिटी, और उसको हम लोग दो भाग में तोड़ दें, दिस प्लस दिस। और अगर हम 0 केल्विन पर बात करें तो ये FDEK फॉर EK लेस देन और इक्वल टू EF, फॉर EK लेस देन और इक्वल टू EF, मतलब इंटीग्रल के इस लिमिट के अंदर 0 टू EF के लिए ये हो जाएगा 1। तो ये वाला इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल GEK DEK 0 टू EF, और EF से ज्यादा एनर्जी के लिए हो जाएगा 0, तो ये वाला इंटीग्रल हो जाएगा 0। तो 0 केल्विन पर इसके बराबर होगा, और 0 केल्विन पर जितने ऑक्युपाइड पार्टिकल्स हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसी पार्टिकल में से कुछ पार्टिकल हायर एनर्जी के स्टेट में जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेम्परेचर के बदलने से नहीं बदलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना 0 केल्विन पर होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ही फाइनाइट टेम्परेचर पर होगा। तो ये पूरा चीज है एट फाइनाइट टेम्परेचर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये 0 केल्विन पर के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा। सो दिस कैन बी रिटेन टू बी इक्वल टू दिस। सो व्हाट विल दिस बी, ये इंटीग्रल 0 टू EF GEK DEK, इसके बराबर हो जाएगा ये पूरा चीज। और इसका ऑर्डर नंबर हम लोग देते हैं 4, और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4 बाई EF, व्हाट डू वी गेट। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4 बाई EF, multiplying both sides of equation 4 by EF, we get, what do we get, EF GEK FDEK DEK integrated from 0 to EF plus integral EF to infinity EF GEK
एफ डी ई के डी ई के इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ई एफ जी ई के डी ई के। और इसमें ये जो दोनों इंटीग्रल्स हैं, एक जो राइट हैंड साइड का ये इंटीग्रल है, इसका लिमिट है फ्रॉम 0 टू ई एफ, इसका भी लिमिट है फ्रॉम 0 टू ई एफ। तो अगर इन दोनों को हम लोग एक तरफ कर दें तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। सो वी मे राइट इट नाउ एज इंटीग्रल EF GEK FDEK DEK integrated from EF to infinity is equal to integral 0 to EF GEK DEK minus 0 to EF GEK FDEK DEK। और इन दोनों का लिमिट सेम है 0 टू EF 0 टू EF। तो इसको हम लोग क्या लिख दे सकते हैं, अगर एक ही इंटीग्रल के अंदर दोनों को लिख दें तो देखा जाए EF इंटू GEK DEK, EF इंटू GEK DEK दोनों में कॉमन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं EF इंटू GEK और ये बच जाएगा 1 माइनस FDEK DEK, ऐसा हो जाएगा। सो व्हाट वी फाइनली गॉट is integral EF to infinity EF GEK FDEK DEK is equal to integral 0 to EF GEK multiplied by 1 minus FDEK DEK। इसका ऑर्डर नंबर हम लोग 5 दे देते हैं। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके आगे का जो कैलकुलेशन है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ET माइनस E0 हम लोग निकाल चुके हैं और इसके आगे का कैलकुलेशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।